अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 7th एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका आपको कंटेंट दिखाते हैं, आपको सिलेबस बता देते हैं आपका हाफ ईयरली का। तो चैप्टर ओपन करिए। पहले हमने आपको बता चुके हैं कई बार, ये एक बार और बता रहे हैं। हमने बताया था कि पीए फर्स्ट का सिलेबस चैप्टर 1 और 2 हिस्ट्री के अंदर बता रहे हैं। ये आपका पीए फर्स्ट का सिलेबस था जो कि अब आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया था। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम का बताया था कि इसमें चैप्टर 3, 4 एंड 5 आएगा। सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 पढ़ना है, जो कि हम 3 भी कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत और क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी, ये चैप्टर 4 भी कर चुके हैं। फिर आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल पीरियड चैप्टर नंबर 5, ये भी कर चुके हैं। ये तीनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और ये हमारा खाली यही तीनों हाफ ईयरली का सिलेबस भी है, आपको यही पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हम पीए फर्स्ट का हमने बताया था चैप्टर 11 और 12, यानी इसका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और 2 ये हमने पीए फर्स्ट में बताया था। फिर आपको बताया कि हाफ ईयरली का इसका सिलेबस है चैप्टर 13, 14, 15, यानी अवर चेंजिंग अर्थ, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर। ये 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली सिलेबस है ज्योग्राफी का, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद सिविक्स की बात करते हैं तो सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर थे हाफ ईयरली के, और पीए फर्स्ट के भी 2 थे। तो पीए फर्स्ट के किसी में भी नहीं पढ़ने आपको, सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम का है, तो हाफ ईयरली के लिए हाफ ईयरली का ही पढ़ना है। ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 24। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 23 पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 24 गवर्नमेंट इन द स्टेट, आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ हाफ ईयरली का आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा सिविक्स का। तो आपके टोटल चैप्टर कितने हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं बताता हूँ। हिस्ट्री में चैप्टर 3, 4, 5 यानी 3 चैप्टर इसके। ज्योग्राफी में चैप्टर 13, 14, 15 3 चैप्टर इसके, ठीक है। और सिविक्स में चैप्टर नंबर 23, 24 यानी 2 चैप्टर इसके। तो टोटल कितने हो गए, 3 हिस्ट्री के, 3 सिविक्स के, 3 हिस्ट्री के, 3 ज्योग्राफी के और 2 सिविक्स के। टोटल चैप्टर कितने हो गए आपके, 8 चैप्टर। यही 8 चैप्टर आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीए फर्स्ट का जो सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट इन द स्टेट चैप्टर नंबर 24, पेज नंबर 156। तो पेज नंबर 156 ओपन कर लिए। पेज नंबर 156, चैप्टर 4 गवर्नमेंट इन द स्टेट। हर बार की तरह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पार्ट लिखना है। पार्ट कौन सा है हमारा ये कौन सा है पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर जब 3 कराया था तो हमने बताया था ये पार्ट नंबर किस में है, पार्ट नंबर 3 में है। तो अब नेक्स्ट पार्ट किस में है, ये पार्ट नंबर 4 में। और नेक्स्ट यहाँ पर डेट, तो डेट आपको ही अपने आप डालनी है, कौन सी, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन उस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। लेट्स रीड। इन इंडिया वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, फेडरल सिस्टम है। अब ये फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे हिस्सों में, या अलग अलग हम ये कह सकते हैं अलग अलग स्टेट में पावर बटी हुई है। तो ये जो पावर डिवाइड होती है ना अलग अलग जगह पर, ये लिखा है देखिए, दिस मीन्स दैट वी हैव 2 सेपरेट लेवल। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसका मतलब कि हमारे पास 2 फेडरल सिस्टम है ना हमारी गवर्नमेंट का। तो ये फेडरल सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं दिस मीन्स दैट वी हैव 2 सेपरेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि हमारे पास 2 सेपरेट लेवल की गवर्नमेंट है, एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल। एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो जहां पर जिस जगह पर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग तरह की, अलग अलग फॉर्म की, अलग अलग लेवल पे, इन दोनों लेवल पे अगर गवर्नमेंट होती हैं तो हम कहते हैं कि ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं, या ये इनकी गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द बोथ। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने पावर को दोनों के बीच में बराबर बराबर डिवाइड कर रखा है। बराबर तो नहीं, मतलब अलग अलग पावर दे रखी है, हर किसी को अपनी अपनी थोड़ी बहुत पावर दे रखी है। द स्टेट गवर्नमेंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसका। दे हैव देयर ओन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इनका खुद का अपना लेजिस्लेचर है और उनका खुद का अपना एग्जीक्यूटिव है। अभी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है, अभी एक एक करके बताएंगे, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है, खुद का एग्जीक्यूटिव है। देयर आर सेपरेट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ये कह रहे हैं इनका जो है अलग सेपरेट इलेक्शंस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का,
ठीक है, हर स्टेट के। द स्टेट गवर्नमेंट हैव मोर और लेस द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा और उससे थोड़े बहुत कम भी सेम स्ट्रक्चर होते हैं एज दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वैसे ही सेम स्ट्रक्चर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, अब हमारी गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल की बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इन द स्टेट, तो गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल की पूरी बात चलेगी इसमें। द स्टेट गवर्नमेंट वर्क थ्रू द 3 इंस्टीट्यूशन, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो 3 हिस्सों से काम करता है, 3 इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं उसने, 3 इंस्टीट्यूट बना रखे हैं। पहला एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा तीसरा जुडिशरी। क्या 3 इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, 3 हिस्से बना रखे हैं, आप ये कह सकते हैं 3 ग्रुप है, या ये कह सकते हैं 3 हिस्से हैं। एक है लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। ठीक है, पहला क्या है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की वो ब्रांच है, वो ग्रुप है जो कि लॉ बनाने के रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना। ठीक है, जो कानून बनाने का काम जिसका है वो कौन है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, वो डिसाइड करता है कौन सा लॉ बनेगा, मतलब कैसा लॉ बनेगा, कौन सा लॉ बनना है, वो लॉ बनाने का काम उसी का है। ठीक है, यूनिकैमरल, ठीक है, यूनिसेमरल लेजिस्लेचर इज वन इन विच द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाउस। यूनिसेमरल लेजिस्लेचर वो होता है जिसमें खाली एक हाउस होता है। जैसे आपने सुना होगा कि विधानसभा, ठीक है, ये सब सुना होगा, लोकसभा, ऐसी हाउस होता है। ठीक है, जैसे आपने कई बार सुना होगा जैसे पार्लियामेंट हाउस, ऐसे अलग अलग हाउस होते हैं। ठीक है, जहाँ पर इसी तरह से ये जो हमारा लेजिस्लेचर है इसके पास खाली, जब अगर हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें, यूनिसेमरल वैसे पढ़ते हैं इसे, ठीक है, यूनिसेमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो उसके पास खाली वही एक ऐसा है जिसके पास एक हाउस है। ठीक है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेचर ही एक ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाउस है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन इंडिया इन सम स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार वी हैव बाईसेमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउस। और ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बाईसेमरल हैं, बाईसेमरल जो भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, बाईसेमरल लेजिस्लेटिव स्टेट हैं, मतलब बाईसेमरल नॉट स्टेट, हाउस। बाईसेमरल मतलब जिसमें 2 हो, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, यूनी यानी सिंगल। यहाँ क्या है, इन इंडिया सम स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार वी हैव बाईसेमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउस, जिसमें 2 हाउस होते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर बाईसेमरल है, मतलब जिसमें 2 हाउस हों, एक लेजिस्लेचर असेंबली और जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। कुछ जगह पर खाली विधानसभा, ठीक है, खाली विधानसभा यानी लेजिस्लेचर असेंबली होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूनिसेमरल लेजिस्लेचर। और मतलब मैं लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ, कितने तरह के होते हैं। तो इंडिया के कुछ स्टेट में यूनिसेमरल लेजिस्लेचर होते हैं, यूनिसेमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं, जिसमें एक हाउस होता है खाली, लेजिस्लेचर असेंबली यानी विधानसभा। और कुछ स्टेट में इंडिया के, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में, ये एग्जाम्पल दी है, यहाँ पर 2 यानी बाईसेमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउस, जिसमें 2 हाउस होते हैं, जिसे हम लेजिस्लेचर असेंबली यानी विधानसभा भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। आपने विधानसभा और विधान परिषद तो सुना ही होगा। वेयर एज स्टेट लाइक दिल्ली एंड केरला हैव यूनिसेमरल लेजिस्लेचर। और जैसे कि हमारा दिल्ली है और केरला है, ये हमारा यूनिसेमरल लेजिस्लेचर फॉलो करता है, मतलब इसके पास यूनिसेमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो हमारे लेजिस्लेचर जो है ये ब्रांच ऑफ, जैसे लेजिस्लेचर मैंने बताया ना, लेजिस्लेचर इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। लॉ बनाने के लिए हम लेजिस्लेचर को यूज़ करते हैं। और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर उसे कहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक हाउस होता है, जिसे हम कहते हैं विधानसभा यानी लेजिस्लेचर असेंबली। और बाईसेलुलर उसे कहते हैं जहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, जिसमें जैसे कि एक लेजिस्लेचर असेंबली यानी विधानसभा और एक लेजिस्लेचर काउंसिल जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। आपने कई बार सुना होगा ये दोनों नाम। जैसे कि हमारा दिल्ली और केरला है, इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, यूनिकैमरल नॉट सेमरल। ठीक है, कैमरल। एग्जीक्यूटिव, कुछ सेमरल पढ़ते हैं कुछ कैमरल पढ़ते हैं, मगर सही अगर हम प्रोनाउंस करें इसे, सही इसका प्रोनाउंसिएशन निकालें तो ये कैमरल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, ये गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट की एक तरह से समझ लीजिए 3 ब्रांच हैं, 3 क्या है, ये इंस्टीट्यूट है जो कि जिससे पूरा मिलाकर हमारे एक स्टेट गवर्नमेंट बनती है और इसी से हमारी स्टेट गवर्नमेंट रन होती है, चलती है। एग्जीक्यूटिव क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जो कि लॉ को, वो कानून को लागू करती है जो कि लेजिस्लेचर के जरिए बनाया गया है। मतलब लॉ बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने।
अब वो आएगा एग्जीक्यूटिव के पास, फिर एग्जीक्यूटिव उसे देखेगा, फिर उसके बाद उसे लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन होते हैं? एक प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, वाइस प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, और हमारा जो काउंसिल मिनिस्टर होता है वो भी। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और लेजिस्लेटर का काम क्या है? मेकिंग लॉज। एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ का बनाना। और इनका क्या काम है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। ठीक है, 3 क्या है? थर्ड, जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? इट इंटरप्रेट लॉज एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स। ये लॉ को देखते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस करते हैं, उसे डिस्प्यूट्स जो हैं, जो उसके कुछ सही है नहीं है, मतलब उस पर ये कह सकते हैं ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। इट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की तीसरी ऑर्गन है, मतलब तीसरा हिस्सा है, ये कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या है? तीसरा ऑर्गन है, तीसरा हिस्सा है। कंसर्न विद द जॉब ऑफ डूइंग जस्टिस। इसका काम क्या है? बस जस्टिस करना, हर किसी के साथ न्याय करना। इसका काम क्या है? हर वो काम करना, हर वो जॉब इसके अंडर में आती है जो कि जस्टिस से रिलेटेड हो, न्याय से रिलेटेड। इट इंटरप्रेट लॉज एंड पनिश फॉर द वायलेशन ऑफ लॉज। ये लॉज को इंटरप्रेट भी करती है, मतलब लागू भी करती है, और साथ साथ उन लोगों को सज़ा देती है जो कि इनके लॉ को, इनके कानून को फॉलो ना कर रहा हो। जैसे अब ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रैफिक लाइट को देखा नहीं, इंसान चला जा रहा है, तो उसे पनिशमेंट मिलती है नहीं मिलती है? कैसे मिलती है? चालान कटता है उसका। ठीक है, बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, उसका चालान कटता है। तो अगर कोई लॉ नहीं फॉलो कर रहा है तो जुडिशरी जो है वो क्या करेगा? उसे पनिशमेंट देगा, लॉ इम्प्लीमेंट करता है, डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स को। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। और यही जो है किसी इंसान का, किसी एक का, उसके हक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर आगे हमारा द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर 3 लोग होते हैं। एक हमारा गवर्नर, कौन होता है? गवर्नर होता है। एक चीफ मिनिस्टर होता है यानी सीएम जिसे हम कहते हैं, और एक काउंसिल मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसे हम सीएम नहीं कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सीएम इसे कह देंगे तो इसे क्या कहेंगे फिर? तो हमारा क्या क्या होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में? इसमें एक गवर्नर होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ये तीनों हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में कंसिस्ट करते हैं। पहला आया द गवर्नर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर। ये कह रहे हैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, वो गवर्नर के नाम से ही चलता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, पूरी एग्जीक्यूटिव पावर है, ये कह सकते हैं जो, जैसे हम कहते हैं हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है हमारे स्टेट का, पूरे कंट्री का। तो इसी हिसाब से जो हमारा स्टेट का हेड होता है वो हमारा एक एग्जीक्यूटिव होता है। वैसे तो हमारा प्रेसिडेंट पूरे सबका स्टेट और कंट्री का पूरा का हेड होता है। तो इसी तरह से हमारा जो एग्जीक्यूटिव है इसके पास इतनी ये पावर होती है कि वो गवर्नर, एक तो ये गवर्नर है, और इसके पास पावर क्या है? पूरे जो सारी पावर स्टेट की है इसके अंडर में होती है। मतलब किसी भी एक स्टेट की बात करूं अगर मैं, तो कोई एक स्टेट मान लिया, वहाँ का जो गवर्नर है उसके अंडर में सारी पावर आएगी। ठीक है, जनरली देयर इज़ अ सेपरेट गवर्नर इन ईच स्टेट। ये कह रहे हैं जनरली देखा जाता है कि हर स्टेट में, हर अलग स्टेट में एक सेपरेट गवर्नर होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में, उत्तर प्रदेश अलग, ठीक है, और अलग, जैसे मैं अलग अलग स्टेट का नाम लूँ तो उसमें अलग अलग गवर्नर होंगे। बट इफ़ द सिचुएशन वारंट सो, मगर अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए जैसे कि सम पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 1 और मोर स्टेट। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नहीं है एक गवर्नर 2 स्टेट का भी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ही गवर्नर 2 स्टेट का है, एक से ज़्यादा मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर है। तो ये भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ ज़रूरत पड़ रही है, एक ही गवर्नर को ऐसा लगता है कि हाँ इसे हम बना सकते हैं या कुछ ज़रूरत पड़ रही है, तो एक ही गवर्नर 2 स्टेट के 3 स्टेट का गवर्नर हो सकता है। एक ही इंसान एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ठीक है, दिस अरेंजमेंट वॉज मेड इन 1956। और ये अरेंजमेंट जो है ये 1956 में बनाया गया था। व्हेन अ गवर्नर डिस्चार्जेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर ऑफ 1 और मोर देन 1 स्टेट, ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कह रहे हैं जब कोई गवर्नर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करता है, ठीक है, व्हेन अ गवर्नर डिस्चार्जेस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर ऑफ 1 और मोर देन 1 स्टेट, मतलब जब कोई गवर्नर
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब दूसरे एक या एक से ज़्यादा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा होता है, तो वो किस पे एक्ट कर रहा होता है? ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम कर रहा होता है, मतलब उसे हुक्म कौन दे रहा होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टेड स्टेट। मतलब जिस स्टेट के गवर्नर, मतलब जैसे मैं अब कोई एक गवर्नर है दूसरे स्टेट का, वो दूसरे स्टेट के गवर्नर पर अपनी पावर को मतलब गवर्न कर रहा है, जिससे डिस्चार्ज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। तो वो जो काम कर रहा होगा वो जिस स्टेट के गवर्नर की जगह पर कर रहा होगा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा होगा, वो उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर कर रहा होगा, ठीक है। इन द स्टेट गवर्नर्स पोजीशन इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। वही कह रहे हैं ना, जैसे कि स्टेट में गवर्नर की पोजीशन होती है, वैसे ही इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है। मतलब पूरे हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो हमारा हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और ऐसे ही हेड तो स्टेट का भी प्रेसिडेंट ही माना जाता है, मगर अगर हम एक बार कह लें तो स्टेट के लिए एज अ हेड गवर्नर ही ट्रीट होता है, ठीक है। मतलब सुप्रीम पावर जो होती है गवर्नर की होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नर होता है वो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसके ज़रिए अपॉइंट किया जाता है, वही उसे सिलेक्ट करता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं कहता है कि PhD होना चाहिए या BSc होना चाहिए, MSc होना चाहिए या MA होना चाहिए, MBA होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि ये भी नहीं कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ये सब कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि गवर्नर बनने के लिए ये चाहिए हमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बट इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट, मगर ये ऑब्जर्व किया गया है दैट इन प्रैक्टिस रिटायर्ड, मतलब वो प्रैक्टिस में हो, क्या प्रैक्टिस में हो? इन प्रैक्टिस और रिटायर्ड, यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 157, रिटायर्ड पॉलिटिकल लीडर, या तो फिर वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, अगर वो गवर्नर बनना चाह रहा है तो या तो फिर कोई प्रैक्टिस मतलब उस टाइम चल रहा हो पॉलिटिकल लीडर हो, या रिटायर पॉलिटिकल लीडर हो, या रिटायर सिविल सर्वेंट हो, कोई सिविल सर्वेंट की हो उसने IAS PCS, ठीक है, ऐसी कोई इसकी जॉब हो, या रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हो ऑफ आर्म फोर्स, किसी आर्मी के फोर्स का कोई रिटायर ऑफिसर हो, सीनियर ऑफिसर हो, ठीक है, फेयरनेस एजुकेशनिस्ट हो, एंड अदर वेल नोन पर्सन, और ऐसे ही बाकी दूसरे माने जाने आदमी जो पोस्ट होती है उन पर अगर या तो फिर काम किया हो, आर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर, वही लोग खाली गवर्नर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए? अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर तुम्हें इंडिया का गवर्नर बनना है तो तुम खुद इंडिया के सिटीजन होने चाहिए हो, इंडिया के ही होने चाहिए हो, ठीक है। ऑफ 35 ईयर ऑफ एज, कम से कम 35 साल का होना चाहिए, उससे बड़ा हो सकता है। मेंटली एंड फिजिकली साउंड, मेंटली और फिजिकली सही होना चाहिए, मतलब कोई दिमागी या फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मतलब बॉडी में कुछ कमी है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम ऑफेंडर, कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब? कोई अपराधी ना हो, घोषित अपराधी ना हो। किसी को अगर कोई कह दिया, कहीं पर उसका नाम आया या FIR दर्ज हुई कि वो अपराधी है, किसी भी कांड में कोई भी काम किया हो उसने, अगर वो अपराधी घोषित है तो वो गवर्नर नहीं बन सकता, ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट का कोई ऐसे ऑफिस नहीं उसने होल्ड कर रखा हो, आइदर अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और अंडर एनी स्टेट और लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी या यूनियन गवर्नमेंट या अंडर एनी स्टेट, ठीक है, कोई ऐसी अथॉरिटी में कोई उसने ऐसा कोई अपना प्रॉफिट के लिए अपना कोई ऑफिस नहीं होल्ड कर रखा हो, ठीक है। 6th, मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी किसी भी दोनों हाउस में से, मैंने बताया ना एक बाई कैमरल और यूनिकैमरल, यानी विधानसभा और एक हो गया विधानसभा खाली यूनिकैमरल, और एक हाउसेज के नाम बताऊं अगर तो विधानसभा और विधान परिषद, तो इन दोनों में से किसी का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए क्या बनने के लिए? गवर्नर बनने के लिए। टेन्योर क्या है इसका मतलब? वक्त। द टेन्योर ऑफ अ गवर्नर इज़ 5 ईयर बट ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो टेन्योर होता है गवर्नर का वो 5 साल का होता है, मगर मतलब जो जैसे कि हमने बताया जो गवर्नर का टाइम होता है 5 साल, मगर प्रेसिडेंट के हिसाब से उसे हम कभी भी हटा सकते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है नहीं
ये ठीक नहीं है। या प्रेसिडेंट को प्लेजर का मतलब तो होता है आनंद यानी मज़ा। तो प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के हिसाब से इससे ऐसे ज़रूरी नहीं है 5 साल के लिए बने हैं तो ये 5 साल के लिए ही गवर्नमेंट होगा, ठीक है, सॉरी गवर्नर होगा। तो गवर्नर को वैसे तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, मगर बीच में भी हटा दिया जा सकता है, ठीक है। ही में रिज़ाइन और मे बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसका जो टाइम है, उसका जो टर्म है, उसके एक्सपायरी होने से पहले उसे रिमूव भी किया जा सकता है और वो खुद रिज़ाइन दे सकता है, मतलब अपनी खुद जॉब छोड़ भी सकता है और उसे खुद ब खुद हटाया भी जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल तक ही जॉब करे, अपने आप भी हट सकता है अगर उसका मन चाहता है, या अगर उस कोई हटा दे उसे तो वो भी हटाया जा सकता है, उसे रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ही इसे अपॉइंटेड करता है, ठीक है। किसके ज़रिए गवर्नर अपॉइंटेड होता है? गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, तो उसे वो हटा भी सकता है। फिर आया पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, पावर और फंक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की पावर और उसके फंक्शन की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर, अब एग्जीक्यूटिव की पावर की बात में क्या है? एज स्टेटेड अबव द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया कि हमारा जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट का हेड होता है। एग्जीक्यूटिव हेड मतलब, एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने बताया था जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड ऑन इन हिज नेम, इसीलिए जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है स्टेट का वो सारा का सारा इसी के नाम से ही चलता है। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, यही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। एंड ऑन हिज एडवाइस द अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर, और इन्हीं के एडवाइस से ही दूसरे मिनिस्टर अपॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज अमंग देम, उन्हीं के बीच में, उन सब के बीच में जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी यही अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर ऑफिसर ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के ज़्यादातर ऑफिसर, जितने भी जो ऑफिसर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर हैं स्टेट पब्लिक के, ये सभी कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर। दो द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट, मगर जो गवर्नर है उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो जज जो होता है हाई कोर्ट का उसे अपॉइंट करे, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट दीज जजेस इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ओनली, और ये जो जजेस जो हाई कोर्ट के होते हैं या जो ये बाकी जजेस होते हैं उन्हें कौन करता है अपॉइंट? काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का काम ये होता है जजेस को अपॉइंट करना, ठीक है। इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ओनली, मतलब ठीक है। और यहाँ कंसल्टेशन जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब डिस्कशन, मतलब वो गवर्नर के साथ प्रेसिडेंट डिस्कशन करके जजेस को अपॉइंट करते हैं, मगर इतनी पावर नहीं होती गवर्नमेंट के पास कि वो जजेस को अपॉइंट कर पाएँ। बाकी जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, वो गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, मगर जो जजेस का काम है, जजेस को अपॉइंट करने का काम है कि कौन सा जज रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, वो अपॉइंट करने का काम गवर्नर उसका होता है, प्रेसिडेंट का, ठीक है। इन स्टेट लाइक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा द गवर्नर हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर कनेक्टेड विद ट्राइबल वेलफेयर। ये कह रहे हैं कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं इनके पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे किस मैटर में, किस मामले में, जो कि ट्राइबल वेलफेयर से कनेक्टेड है, मतलब जो कुछ ट्राइबल लोग हैं उनकी देखभाल करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन राज्यों के, इन जगहों के, इन स्टेट्स के गवर्नर के ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, मतलब इनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं। अब आ गए हम लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर अभी हम देख रहे हैं ना, पहले हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव पावर, अब इसकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या था? हमने बताया लेजिस्लेटिव वो ब्रांच है गवर्नमेंट की जिसमें लॉ बनाया जाता है, ठीक है। द गवर्नर कैन कॉल सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इफ देयर इज अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एज मैनी ऑफ द इंडियन स्टेट हैव ओनली वन हाउस। ही कैन, ये कह रहे हैं जो गवर्नर होता है वो सेशन कॉल कर सकता है, सेशन बुला सकता है दोनों हाउस का। जैसे हमारा लेजिस्लेचर है, हमारा लेजिस्लेचर का कौन सा? एक अपर हाउस, जैसे हमने भी बताया था लेजिस्लेचर असेंबली का, लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा और विधान परिषद, ये दो हाउसेज हैं, ठीक है। तो ये जो है सेशन कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद ही कैन प्रोलॉन्ग द विधानसभा, ये विधानसभा को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया प्रोलॉन्ग, ही कैन प्रोलॉन्ग द विधानसभा, मतलब वो विधानसभा को बढ़ा सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी एक वर्ड यूज़ हुआ था, द गवर्नर कैन कॉल सेशन,
कॉल सेशन मतलब वो सेशन को बुला सकते हैं, कॉल सेशन मतलब वो डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेचर के जो हाउसेज हैं जैसे विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द गवर्नर हैज़ द राइट टू एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर के पास ये राइट है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल पे नज़र रख पाए, उसे एड्रेस कर पाए, ठीक है, जिसे हम विधान परिषद भी कहते हैं, जॉइंटली और सेपरेटली, दोनों को एक साथ और दोनों को अलग अलग। ऑल बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड हिज एसेंट। जितने भी बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है वो किसकी एसेंट चाहिए, इनकी एसेंट चाहिए, ठीक है, मतलब एसेंट मतलब इनकी राय, ठीक है, ठीक है, इनकी राय। जैसे कि कोई भी बिल पास हो रहा है, लेजिस्लेटर जो स्टेट लेजिस्लेचर है अगर वो कोई भी बिल पास कर रहा है तो वो रिक्वायर हिज एसेंट। एसेंट एक होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट, मतलब इनकी एक एग्रीमेंट, इनके साइन एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल और मे वीटो अ बिल और मे रिजर्व द बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो जो एसेंट है उनका वो कैसे दे सकते हैं, टू द बिल को दे सकते हैं, टू द बिल, ठीक है, और मे वीटो अ बिल मतलब वीटो अ बिल का मतलब ये होता है चाहे वो रिफ्यूज़ कर दें या अलाउ कर दें, मतलब उनकी मर्ज़ी है, हो सकता है वो रिफ्यूज़ कर दें, हो सकता है वो मना कर दें कि नहीं ये बिल पास नहीं होगा, तो ये उनके ऊपर होता है, जिम्मेदारी होती है उनकी, ठीक है, मतलब बिल जो पास करना है या नहीं करना है तो ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वीटो अ बिल और मे रिजर्व टू द बिल फॉर द असिस्टेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और या तो फिर खुद वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, खुद पास कर सकते हैं, या तो फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं कि प्रेसिडेंट की आज्ञा ले लिए, प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट की राय लेने के लिए कि प्रेसिडेंट के क्या ख्याल हैं, इसमें प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, ठीक है। नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी मनी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने नहीं आएगा विदाउट हिज प्रायर अप्रूवल, उसके जब कोई प्रायर अप्रूवल ना हो, ठीक है। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉज द बजट लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर March 31। ये कह रहे हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बजट होता है बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर March 31, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से पहले ये इनकी जिम्मेदारी होती है, जो बजट होता है पूरा वो इनके अंडर में आता है। March 31 से पहले हर साल जो कितना बजट है क्या है सब कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन, अगर स्टेट लेजिस्लेचर इस सेशन के अंदर नहीं है, ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, तो वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, बट द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर इज़ टू बी प्लेस बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एज सून एज इट सेशन इज़ कन्वेड। मतलब जो उनकी ऑर्डिनेंस है जो इशू हुई है जो गवर्नर के ज़रिए, बट द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जितना जल्दी हो सके, एज सून एज इट सेशन इज़ कन्वेड, उनका सेशन जैसे ही कन्वेड हो उससे जितनी जल्दी हो सके वो किसके सामने आ जाए, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आ जानी चाहिए। कौन, ऑर्डिनेंस इज़ कन्वेड एंड इफ़ द ऑर्डिनेंस इज़ नॉट पास बाय द लेजिस्लेचर, और अगर जो लेजिस्लेचर के ज़रिए वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ, लेजिस्लेचर स्टेट नॉट पास बाय द लेजिस्लेचर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक, और अगर वो 6 हफ्ते के अंदर वो पास नहीं हुआ लेजिस्लेचर के ज़रिए, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सेशन, सच ऑर्डिनेंस कम्स टू द एंड, मतलब ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया भी, बट द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर, मतलब जो ऑर्डिनेंस है, जो आज्ञा है जो गवर्नर ने इशू किया है, जो अपने गवर्नर ने आज्ञा दी है, इज़ टू बी प्लेस बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने लाई जाएगी वो आज्ञा जो काम दिया गया है, एज सून एज इट सेशन इज़ कन्वेड, कितनी जल्दी कि उससे पहले कि जिससे पहले कि वो उस काम का मतलब उसके लिए बुला लें, उसके लिए बुलाई हो जाए कि जो काम दिया था, जो ऑर्डिनेंस दिया था, जो आज्ञा दी थी वो हुआ नहीं हुआ, ठीक है। कन्वीन मतलब बुलाई, एंड इफ़ द ऑर्डिनेंस इज़ नॉट पास, और अगर जो ऑर्डिनेंस है जो आज्ञा है वो लेजिस्लेचर के ज़रिए अगर पास नहीं हो पाया 6 महीने के अंदर 6 हफ्ते के अंदर, कब 6 हफ्ते के अंदर, बाय द डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब शुरुआत के 6 हफ्ते के अंदर अगर वो काम नहीं कर पाया, वो ऑर्डिनेंस नहीं फॉलो कर पाए, वो आज्ञा नहीं कर पाए, सच ऑर्डिनेंस कम टू द एंड, तो वो ऑर्डिनेंस वो आज्ञा जो है वो एंड हो जाएगी। 6 हफ्ते के अंदर उसे काम करना होता है, अगर नहीं हुआ तो वो एंड हो जाएगा। जुडिशियल पावर मतलब यहाँ पर हमने 3 पावर पढ़ रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल। जुडिशियल पावर क्या है, द गवर्नर अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जजेस,
गवर्नर के पास जो जुडिशियल पावर है उसके तहत जो गवर्नर होते हैं वही डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट जज चुनते हैं, ठीक है। ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, और हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने में वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेड रहते हैं, ठीक है। ही कैन पार्डन, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड बाय स्टेट हाई कोर्ट, और वो क्या कर सकते हैं, ही कैन पार्डन, ही कैन रिमिट और कम्यूट, मतलब ये जो इतने वर्ड बोले हमने, पार्डन, रिमिट और कम्यूट। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, रिमिट का मतलब होता है छोड़ना, कम्यूट का मतलब होता है पहनना या बदलना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ही कैन पार्डन, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड बाय स्टेट हाई कोर्ट। अगर कोई इंसान अपराधी ठहराया गया है, ये बताया गया है कि वो अपराधी है हाई कोर्ट के ज़रिए, तो इनके हाथ में है, वो उसे छोड़ सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं और बदल भी सकते हैं, ठीक है। उस राय को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जो कि स्टेट हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ बताई है। फाइनेंशियल पावर में क्या है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विद इन हिज अप्रूवल, इनके अप्रूवल में कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता। ही मेक श्योर दैट एनुअल बजट इट्स प्रेजेंट इन द विधानसभा, और ये इनका काम ये होता है बस कि पूरा जो साल का एनुअल बजट है वो कितना आया है, विधानसभा के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, उसे प्रेजेंट करना इनका काम होता है। ये बताते हैं कि कितना एनुअल बजट है। फिर उसके बाद डिस्क्रेशनरी पावर में क्या है, इफ़ नो पार्टी गेट मेजोरिटी इन स्टेट लेजिस्लेचर ही यूज हिज डिस्क्रेशन टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। क्या होता है, कभी कभी कोई पार्टी को कोई मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है, किसी पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, मतलब उन्हीं में से होते हैं, अपनी डिस्क्रेशन पावर को यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। मतलब वो चीफ मिनिस्टर, जैसे अगर पार्टी क्या हुआ कि वोट हुए, इलेक्शन हुए, उसमें चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किया जा रहा है, तो उसे मेजोरिटी नहीं मिली किसी को, बराबर हो गए कि कुछ उन्हें कह रहे हैं, कुछ उन्हें कह रहे हैं, ऐसा हुआ, तो क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनके पास डिस्क्रेशनरी पावर के साथ साथ वो अपने आप चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग इमरजेंसीज, किसी इमरजेंसीज में ही एक्ट एज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं। एंड मे ओवररीड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है उसे ओवररीड भी कर सकते हैं। मतलब ओवररीड का मतलब क्या होता है, ओवररीड का मतलब यहाँ कह रहे हैं ना, ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के इमरजेंसी के टाइम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के फॉर्म में भी एक्ट कर सकते हैं। एंड में ओवरराइड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस को भी ये क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं अपने अधिकार के साथ, अपना जो उनका राइट है, ठीक है। टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन समथिंग, मतलब अगर इन्हें ऐसा लग रहा है नहीं इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, कुछ इससे ज़्यादा बेहतर है, इंपॉर्टेंट है, तो वो उनकी एडवाइस को ओवररीड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, ठीक है। अस्वीकार कर सकते हैं, मतलब अस्वीकार मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को भी। ही कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, और वो प्रेसिडेंट रूल को स्टेट के अंदर रिकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट है ही कैन विदहोल्ड अ बिल, ये है ना, ही कैन विदहोल्ड अ बिल, पूरा देखिए, ही कैन विदहोल्ड अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। एक मिनट आपको दिखेगा, ही कैन विदहोल्ड अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब इसका कंसिडरेशन का मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब ये होता है विचार, और विदहोल्ड मतलब रोकना। ही कैन विदहोल्ड अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल को, किसी बिल को आगे बढ़ने से रोक भी सकते हैं, किसके लिए, कि प्रेसिडेंट के क्या विचार हैं इस पर, प्रेसिडेंट इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट की राय के लिए। और यहाँ था ना, ही कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, वो प्रेसिडेंट रूल को भी स्टेट के अंदर रिकमेंड कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, वो प्रेसिडेंट रूल को भी स्टेट के अंदर लागू कर सकते हैं, किसी सिफारिश, मतलब सिफारिश कर सकते हैं, उसकी राय दे सकते हैं। या द चीफ मिनिस्टर की बात आ गई, आफ्टर द गवर्नर कम्स द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर का काम आता है, ऑफ द स्टेट हु कीप द गवर्नर अपडेटेड अबाउट द वेरियस डेवलपमेंट इन द स्टेट, जो कि चीफ मिनिस्टर का काम ये होता है कि गवर्नर को अपडेट रखना कि वेरियस डेवलपमेंट इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, वो सारा काम जो अपडेट है, वो अपडेट न्यूज़ किसे देना है, गवर्नर को, और कौन देता है, चीफ मिनिस्टर। हिज पोजीशन एज चीफ मिनिस्टर इज सिमिलर टू द ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन यहाँ पर स्टेट में होती है, वैसे ही सेंट्रल सिमिलर पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर का हेड होता है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? स्टेट लेजिस्लेचर का हेड होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कहाँ का हेड होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ही शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे लड़का हो या आदमी हो या औरत हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका जिम्मेदार होता है। किसके लिए? गवर्नमेंट की सक्सेस के लिए। इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ही शी एलोकेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। वही स्टेट काउंसिल के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ अ कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये कह रहे हैं ही शी का मतलब ये है चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो दोनों ही क्या कर सकते हैं? बोथ कैन एलोकेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को एलोकेट्स कर सकते हैं। एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट की मीटिंग है उसे भी प्रिसाइड्स कर सकते हैं। यहाँ जो ये वर्ड आए हमारे जैसे एलोकेट, ही कैन एलोकेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एलोकेट मतलब होता है सेट करना या डेस्टिनेट यानी नियत करना या ठहराना, ठीक है, या बांटना, डिवाइड करना, ठीक है, या हम ये कहते हैं गिव मतलब देना, किसी को दे सकते हैं, या स्टॉप करना या रोक सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आया एक वर्ड प्रिसाइड्स। तो प्रिसाइड्स का मतलब होता है संचालन करना, मतलब किसी उस पर एक्शन लेना, ठीक है। जो मीटिंग हो रही है कैबिनेट की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उस पर एक्शन लेना, उस पर काम करना। टेन्योर का मतलब इनका समय कितना होता है? द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर सीएम होते हैं और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं नॉर्मली फंक्शन फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनका काम 5 साल का होता है। हाउएवर इफ द गवर्नमेंट लॉसेज मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, मगर अगर क्या हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में इनकी मेजोरिटी लॉस हो गई, इनकी मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, इनके सपोर्ट नहीं है, द गवर्नमेंट फॉल्स अर्लियर देन इट्स टर्म। तो जो गवर्नमेंट है इनकी, जो सीएम है, जो इनका सीएम है, इनका जो 5 साल का समय है, ज़रूरी नहीं है वो 5 साल तक ही रहें। अगर इनकी मेजोरिटी नहीं है, इनके सपोर्ट में लोग नहीं हैं, तो ये उससे पहले भी इन्हें हटा दिया जा सकता है। इनकी जो सरकार है वो हटा दी जा सकती है, गिरा दी जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब कम से कम क्या चाहिए उसके लिए? सिटीज़न ऑफ इंडिया, सबसे पहले वो इंडिया का हिंदुस्तानी होना चाहिए, मतलब इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सीएम बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का एक मेंबर होना चाहिए। इफ़ द पर्सन इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर, ये कह रहे हैं अगर कोई आदमी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अगर इलेक्ट किया जा रहा है, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तो वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन ही शी मस्ट बिकम अ मेंबर विद 6 मंथ, तभी वो क्या होगा? अगर ये क्या कह रहे हैं, नहीं होना, ये नहीं है मीनिंग। यहाँ पर क्या है? इफ़ द पर्सन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर देन ही शी मस्ट बिकम अ मेंबर विद इन 6 मंथ। अगर कोई आदमी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर कोई सीएम बनना चाह रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाया तो वो सीएम बनने के लायक नहीं रहेगा। ऑफ 25 ईयर ऑफ एज, और कम से कम 25 साल का होना चाहिए सीएम बनने के लिए। पावर एंड फंक्शन ऑफ सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। पावर ऑफ फंक्शन की बात करें सीएम की, तो द चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। जो हेड का होता है स्टेट का, वो कौन होता है? रियल हेड कौन होता है? सीएम। द मेन फंक्शन ऑफ द सीएम आर, उसके कुछ मेन फंक्शन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। देखो हमें पता है गवर्नर ही जो होते हैं वही हमारे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वही मिनिस्टर बनाते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। तो एडवाइस जो देते हैं वो सीएम का काम होता है। सीएम बताता है कैसे देना, कैसे मतलब सीएम बताएगा गवर्नर को कैसे अपॉइंट करना है, कौन अपॉइंट करेगा, कैसा होना चाहिए, सारी एडवाइस कौन देगा? सीएम। टू प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग पे सारे एक्शन लेना और डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर, और पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करना सारे मिनिस्टर के बीच में। टू रिटेन चार्ज ऑफ सम पोर्टफोलियोज इफ़ नीडेड, और पोर्टफोलियोज पर कुछ चार्जेस भी रिटेन करना अगर ज़रूरत पड़े। अभी यहाँ पर पोर्टफोलियो वर्ड यूज़ हुआ है, पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड के तौर पर होता है जो सबको दिया जाता है, ठीक है। सबको पोर्टफोलियो बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पोर्टफोलियो क्या होता है कि उसमें कुछ सेट ऑफ पिक्चर होती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, ठीक है। उसके जैसे कि एग्जाम्पल अगर कहा जाए सेट, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी एग्जाम्पल होगी उनके काम को बताएगी, विच दे यूज़ व्हेन एंटरिंग कंपटीशन और अप्लाइंग फॉर वर्क।
अब अगर आपने देखा होगा कहीं पर हम कंपटीशन के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपना पोर्टफोलियो लेके जाते हैं, पूरी फाइल लेके जाते हैं, हम बताते हैं कि हमारा क्या क्या, हमने कितना हमारा एक्सपीरियंस है, कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं, कुछ ऐसे ये कह सकते हैं हम, हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम शो करते हैं, ठीक है। वो सारे रिकॉर्ड शो करना जो जिसमें हम किसी को बता रहे हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं पोर्टफोलियो। या कुछ ऐसी पिक्चर दिखाना जिससे हम जाहिर कर पाएँ कि क्या हमारा काम है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसे हम कहते हैं, जब उसे हम फाइल में रख लेते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर, अब यहाँ पर हम पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट है ये? पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है, तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 4 कंप्लीटेड, यहाँ लिखिए पार्ट नंबर 4 कंप्लीटेड, ठीक है, पार्ट 4 कंप्लीटेड। नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे पार्ट 5 में, मतलब आधा जो अभी चैप्टर बचा है वो हमारा किस में? ये स्टेट लेजिस्लेचर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? पार्ट नंबर 5 में। तो यहाँ लिख लिए पार्ट 5 स्टार्टेड, यहाँ हम बनाएंगे पार्ट 5, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 5, ठीक है स्टूडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर पूरा यहाँ से शुरुआत करेंगे हम पार्ट 5, यहाँ पर हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पार्ट 5 में ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, इसके मेंबर की क्वालिफिकेशन, ये सारी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। फिर फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे पूरा, फिर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। ये सारे एक्सरसाइजेस हम किस में करेंगे? पार्ट नंबर 5 में करेंगे। आज आपका ये चैप्टर यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट नंबर 4 सिर्फ कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर जल्दी से कंटेंट पे आ जाइए। कंटेंट पे यहाँ पर गवर्नमेंट इन द स्टेट में, मैं इस पर यहाँ पर चाहे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कितने पार्ट में है हमारा? पार्ट नंबर 4 और उसके साथ साथ पार्ट नंबर 5, ये 2 पार्ट में है ना, जिसमें हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, अभी हमारा बाकी है, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।